Hi everyone, today I am discuss about principle of moment। तो मोमेंट हम पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है अगर कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, कैसी रोटेशनल इक्विलिब्रियम, व्हेन ए बॉडी इज एन रोटेशनल इक्विलिब्रियम देन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल क्या टॉर्क एक्टिंग ऑन इट जीरो। अगर कोई बॉडी क्या है, व्हेन body is an in equilibrium, यानी कैसा इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। देंस क्या होता है, उस पर लगने वाले टोटल टॉर्क क्या होता है, एक्ट क्या होता है, ये टॉर्क क्या होगा उस टाइम जीरो होगा। अगर वन बॉडी इज एन इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम देंस और टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज क्या होगा, जीरो। तो अगर हम कैलकुलेट करें क्लॉकवाइज टॉर्क लेते हैं, अगर हम क्लॉकवाइज टॉर्क लेते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क की बात करते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। देखो हम पढ़ चुके हैं, अगर रोटेशनल में अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उस पर लगने वाला टोटल टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है, और उस पर लगने वाला फोर्स नॉन जीरो होता है। अगर क्लॉकवाइज टॉर्क लेते हैं तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो वो क्या होगा आपका पॉजिटिव टॉर्क लेते हैं। ठीक है, तो कंसिडर ए, हम रॉड करते हैं, एक रॉड लेते हैं जिसका मास क्या है आपका नेग्लिजिबल मास है। कंसिडर ए नेग्लिजिबल रॉड whose negligible mass provided some points like seesaw or lever, seesaw pivoted lever is called pendulum। देखो ये क्या है आपका, ये नेग्लिजिबल मास कंटेनिंग रॉड है, इस पर क्या है वेट, पेंडुलम मींस ये है आपका, इस पर ये क्या है आपका आर है, इस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, नेग्लिजिबल रॉड है, F1 F2 दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ये F1 F2, ये पेंडुलम मींस यहां से यहां तक की डिस्टेंस D1 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी D2 है। देखो अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उस पर एक्ट होने वाला टोटल टॉर्क क्या होता है आपका, जीरो होता है। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, टोटल टॉर्क जीरो होता है, सॉरी टोटल टॉर्क जीरो होता है। मैं यहां पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो टोटल टॉर्क जीरो होता है और टोटल फोर्स जो होता है नॉन जीरो होता है। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इसमें टोटल फोर्स जीरो होता है, टॉर्क नॉन जीरो होता है। तो समीशन ऑफ एफ क्या होगा ट्रांसलेटरी में, समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो होगा। एफ क्या होगा, देखिए आर क्या है ऊपर की ओर है और F1 F2 नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका जीरो होगा। देखो आर क्या है ऊपर की ओर, F1 F2 इसके अपोजिट है, इसका सम क्या होगा आपका जीरो होगा। अब फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टोटल टॉर्क क्या होता है आपका, जीरो होता है। समीशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू जीरो होता है, दिस इंप्लाइज दैट टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर क्या होगा आपका F1 इनटू D1, F1 इनटू D1। देखो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं तो ये नीचे की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर, तो F1 D1 माइनस F2 D2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका जीरो होगा। देखो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है टॉर्क, इसका समीशन क्या होगा आपका जीरो होगा। In case of lever F1 is called load, D1 is load arm होगा आपका, D1 is load arm, F2 is called efforts and D2 is effort arm। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिखते हैं, F1 D1 is equal to, यहां से क्या आएगा F1 D1 is equal to F2 D2। क्या लिख सकते हैं हम इसको, लोड इंटू लोड आर्म, लोड
इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू आपका आएगा एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। ठीक है, यहां से ऐसा लिख सकते हैं। तो मैकेनिकल, तो देखो मैकेनिकल एडवांटेज आता है, यहां से हम मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा F1 अपॉन F2 को हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू ये होगा आपका D2 अपॉन D1 इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, ये क्या होगा आपका मैकेनिकल एडवांटेज कहलाएगा, जिसे हम MA से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखो क्या होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो इफ ए बॉडी इज सपोर्टेड एट ए पॉइंट सच दैट, एक अगर कोई बॉडी ऐसे सपोर्टेड है, देखो कोई रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है आपकी, ये रिजिड बॉडी है, ये क्या होती है मास, डिफरेंट मास पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। यानी डिफरेंट क्या होगा मास पार्टिकल होंगे, जिसका वेट वर्टिकली क्या होगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसका वेट क्या होगा ऐसे होगा, इसका वेट ऐसे होगा, इसका वेट ऐसे होगा। डिफरेंट मास पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, जिसका वेट क्या होगा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड। सपोज दो मास बॉडीज लेते हैं हम, M1 है जिसका मास M1 है, इसका मास M2 है, तो M1G क्या होगा नीचे की ओर, ये M2G डाउन वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। क्या इफ ए बॉडी इज सस्पेंडेड ऑन ए पॉइंट सच दैट टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट ग्रेविटेशनल टॉर्क क्या होता है जीरो होता है, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड, सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट ग्रेविटेशनल टॉर्क क्या है आपका जीरो है, इस पॉइंट के अबाउट क्या है आपका ग्रेविटेशनल टॉर्क क्या है जीरो है, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट ग्रेविटेशनल टॉर्क क्या होता है आपका जीरो होता है, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। इफ ए बॉडी इज supported on a point such that total gravitational torque about this point के about gravitational torque 0 है, तो then this point is called center of gravity। यानी इस point के about क्या है ग्रेविटेशनल टॉर्क 0 है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज क्या होगा, टॉर्क G इज इक्वल टू टाउ G इज इक्वल टू क्या होगा आपका टाउ G इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इक्वल टू n। यानी इस पर क्या हो रहा होगा, डिफरेंट पार्टिकल पर अलग अलग टॉर्क लग रहा होगा, यानी I इक्वल टू n इंटू टाउ I। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स, ये देखो I इक्वल टू 1 to n, यानी ये होता है डिस्टेंस इंटू फोर्स होता है, F होता है। F की जगह हम क्या रखते हैं mi इंटू जी लिख सकते हैं, यानी mi इंटू जी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, जी तो क्या होता है कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाहर आया, ये आया आपका I इक्वल टू 1 to n mi, ये किसके इक्वल होता है, हमने कहा था जीरो के इक्वल होगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा आपका, g तो कांस्टेंट है, g जीरो नहीं हो सकता है, तो जीरो क्या होगा आपका, g कांस्टेंट है, समेशन ऑफ क्या, ये जीरो होगा, समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n mi इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, ये क्या होगा आपका जीरो होगा। इफ r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन m, ये r इज द पोजीशन वेक्टर। अगर r क्या है, इफ r इज द पोजीशन वेक्टर देन इसके टर्म्स में पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन m समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n mi इंटू ri। तो ये क्या होगा, इफ समेशन ऑफ
तो सेंटर ऑफ मास लाई इफ, अगर आपका सेंटर ऑफ मास लाई एट ओरिजिन, देन क्या कंडीशन आएगी, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर है तो 0 इक्वल टू क्या होगा, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 एंड सो ऑन प्लस mn या इसको हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ mi इंटू, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n mi इंटू ri इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसिडेंस विद द सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कोइंसिडेंस विद द सेंटर ऑफ मास इफ g इज कॉमन, अगर g क्या है आपका कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी आपकी एक ही पॉइंट पर कांस्टेंट होगी। अगर g कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर कांस्टेंट्स होंगे। बट अब स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ट्रू फॉर वेरी लार्ज, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं, वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। एज जी विल वेरी लार्ज, उस टाइम क्या होता है, जी वेरी लार्ज होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट कोइंसिडेंस विथ सेंटर ऑफ मास, बहुत बड़े लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसिडेंस नहीं होते हैं, बहुत बड़े पॉइंट के लिए, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि जी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर टू क्या है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है फॉर स्मॉल बॉडीज, क्या है, स्मॉल बॉडी के लिए क्या है, कोइंसिडेंस है will be constant at all points on the body, स्मॉल बॉडी के लिए। बड़ी बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसिडेंस नहीं होंगे। थैंक यू।